जा रहे। तो आज का हमारा जो टॉपिक काइनेमेटिक्स के बीच में निकल के आ रहा है वो आ रहा है इक्वेशंस ऑफ मोशन। इक्वेशंस ऑफ मोशन और इनके प्रूफ्स करेंगे आज, इक्वेशन ऑफ मोशन। ठीक है, न्यूमेरिकल्स कल करेंगे इसके। ठीक है, आज सिर्फ इक्वेशंस ऑफ मोशन के प्रूफ्स करेंगे। छोटा सा सेशन निकल के आएगा हमारा। ठीक है, और अगर आपको याद हो इक्वेशंस ऑफ मोशंस में हमारे पास तीन इक्वेशंस ऑफ मोशंस आते हैं। फर्स्ट होता था v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, सेकेंड था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, थर्ड था 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस टू। ये आपने पहले भी पढ़ा हुआ यूनिट क्लासेस में। ठीक है, अब अगर आपको अच्छी तरह से याद हो इसके बीच में वेयर v क्या होता था, फाइनल वेलोसिटी, v इज द फाइनल वेलोसिटी, u क्या होता था, इनिशियल वेलोसिटी, a क्या था, एक्सेलरेशन, s क्या था, डिस्प्लेसमेंट, और t क्या होता है, टाइम। तो ये मेरे पास इक्वेशंस निकल के आ रही हैं, इक्वेशंस ऑफ मोशन। अब हमने इनके प्रूफ करने हैं, और जो मेथड निकल के आ रहा है दैट इज कैलकुलस मेथड, उसे कैलकुलस मेथड बोलते हैं। हमने ये 9th क्लास में इसके प्रूफ्स बाय ग्राफिकल मेथड किए हुए हैं सीबीएसई बोर्ड वालों ने। ठीक है, अब हमने इसे कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना, कैलकुलस मेथड से सॉल्व करना। अब कैलकुलस मेथड में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। कैलकुलस मेथड में हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। इंटीग्रेशन की हेल्प के साथ इसे सॉल्व करना। ठीक है, तो मेरा पहला रिजल्ट जो निकल के आ रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ठीक है, तो इस रिजल्ट की पहले बात करते हैं। इस रिजल्ट की मैं पहले बात कर रहा हूं। ठीक है, अब इस रिजल्ट के अंदर याद रखिएगा जो मेरा a निकल के आ रहा है दैट इज कांस्टेंट। ये वेरिएबल नहीं होता, ये कांस्टेंट होता है। मतलब ये फॉर्मूला तब लगता है जब मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है। व्हेनेवर एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगी तब ये फॉर्मूला मेरा निकल के आता है u प्लस a v इज इक्वल टू u प्लस a। अब अगर डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, अगर डेरिवेटिव फॉर्म के अंदर कांस्टेंट वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करना हो तो a इज इक्वल टू होता है dv अपॉन dt। मतलब a इज इक्वल टू dv अपॉन dt किसे रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ये नोट कर लो, बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये किसे रिप्रेजेंट करता है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। अब v इज इक्वल टू u प्लस at के अंदर भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt में भी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो इट मींस मैं ये वाले रिजल्ट की हेल्प के साथ ये वाला रिजल्ट ड्राइव करता हूं। ठीक है, अब याद रख लो a इज इक्वल टू क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन। ठीक है, तो अगर वो चेंज इन अगर मेरी एक्सेलरेशन कांस्टेंट निकल के आ रही है तो जो चेंज क्या निकल के आएगा, थ्रू आउट कांस्टेंट निकल के आएगा। ठीक है, तो इस तरह से निकल के आ रहा मेरा। ठीक है, इस तरह से निकल के आएगा मेरा ये कांस्टेंट। ठीक है, तो अगर मैं नेक्स्ट पेज पे a इज इक्वल टू dv अपॉन dt लेता हूं, ठीक है, तो a इज इक्वल टू dt इज इक्वल टू dv निकल के आ जाएगा, या फिर dv इज इक्वल टू a dt निकल के आ जाएगा। तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करते हैं। यहां पर भी इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स करते हैं, लेकिन मैं मान के क्या चलता हूं कि इनिशियली ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी u है, फाइनल वेलोसिटी v है, तो लिमिट्स के अंदर मैं इंटीग्रेट करने वाला।
ठीक है, एक्सेलरेशन मैंने पहले ही बोला कांस्टेंट है। अब इनिशियल वेलोसिटी u कब थी? जब टाइम 0 था। फाइनल वेलोसिटी v कब है? जब टाइम t है। तो इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, तो इस तरह से इंटीग्रेशन करते हैं, चेक कर लो, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, इंटीग्रेशन के बीच में हमें ये बात का ध्यान रखना है कि यहां पर डेफिनेट इंटीग्रेशन करनी है। डेफिनेट इंटीग्रेशन मैंने आपको सिखाया। अब मैं क्या मान के चल रहा हूं, एक्सेलरेशन तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन में से बाहर आ गई, ठीक है। अगर टाइम 0 निकल के आ रहा है एट टाइम t इज इक्वल टू 0, मतलब बिल्कुल इनिशियल स्टेज, 0 स्टेज पे, ठीक है, तो इनिशियल वेलोसिटी मेरे पास u थी। अब t टाइमिंग के बाद फाइनल वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है? v निकल के आ रही है। अब इसकी इंटीग्रेशन के लिए 30 सेकंड्स दे रहा हूं, कंप्लीट करके बताओ क्या निकल के आ रहा है। किया किसी ने? चलिए ध्यान से देखिएगा इस बात को, मैं अगले पेज पे कर रहा हूं इसे, ठीक है। तो मेरे पास निकल के आ रहा है ये इस तरह से, अब अगर आपको याद हो अच्छी तरह से, dx का इंटीग्रेट होता था x, ठीक है। इसी तरह से अगर dv का इंटीग्रेट होगा तो वो हो जाएगा v, तो ये आ गई लोअर लिमिट, ये आ गई फाइनल लिमिट। इसी तरह से dt का इंटीग्रेट हो जाएगा t, ये आ जाएगी लोअर लिमिट, ये आ जाएगी फाइनल अपर लिमिट। अब डेफिनेट इंटीग्रेशन में क्या होता था, पहले लोअर अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट पुट करो, इज इक्वल टू यहां पर भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो कुल मिला के v इज इक्वल टू क्या निकल के आ रहा है? u प्लस AT। इस तरह से इसे सॉल्व चेक कर लो, इस तरह से इसे सॉल्व करना, v इज इक्वल टू u प्लस AT। ठीक है, चेक कर लो आप, dx का इंटीग्रेट अगर x होता है तो dv का इंटीग्रेट भी v आएगा, dt का इंटीग्रेट t आएगा, ठीक है। तो अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट गिवन है तो पहले एक बार अपर लिमिट पुट करो माइनस लोअर लिमिट, दोनों जो वेरिएबल टर्म्स निकल के आ रही है v और t के बीच, तो यहां से मेरा पास v इज इक्वल टू u प्लस AT आ रहा है। बस इसके अंदर कंडीशन याद रखिएगा कि एक्सेलरेशन इसमें कांस्टेंट होती है, और कांस्टेंट एक्सेलरेशन को वेरिएबल टर्म्स में, ठीक है, इस तरह से दिखाया जाता है। ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है, जो मैंने सर्कल में डाला a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ठीक है, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt, ये कांस्टेंट एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है जी, चलो सेकंड के ऊपर, सेकंड वो आ रहा है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर निकल के आता है। अब पहले तो ये सोचना है कि यार कि यहां पर तो डिस्प्लेसमेंट निकल के आ गई, डिस्प्लेसमेंट कैसे फाइंड हो सकती है? डेरिवेटिव के फॉर्म में। और अगर आपको ये सारा याद हो तो मैंने आपको बताया था कि वेलोसिटी होती है ds अपॉन dt, या फिर हम कह सकते हैं कि वेलोसिटी इज इक्वल टू होती है ds अपॉन dt, डेरिवेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू x। आपको ये याद रखना है बस। जब भी यहां पर आप चेक कर लो, फाइनल वेलोसिटी और बाद में 0 निकल के आ रही है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का आपस में रिलेशन क्या निकल के आता है? v इज इक्वल टू ds अपॉन dt निकल के आता है। वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट का रिलेशन v इज इक्वल टू ds अपॉन dt निकल के आता है। तो यहां से मेरे पास क्या निकल के आया? यहां से ds क्या निकल के आ रहा है? v dt। यहां से ds क्या निकल के आ रहा है? v dt, ठीक है। लेकिन अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, इस सारी इक्वेशन के अंदर v तो है ही नहीं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ v, और ये v के साथ डिपेंडेंट निकल के आई यार।
ध्यान दो इस बात के ऊपर, जो मेरा टू प्रूफ है उसके अंदर v तो आ ही नहीं रहा, पर यहां पर मेरा इंटीग्रेशन करने से पहले ही v आई आ रहा है। तो यहां से मैंने फिर v को एलिमिनेट करने की सोची, और v को जब मैंने एलिमिनेट करने की सोची तो जो मैंने पीछे रिजल्ट ड्राइव किया v इज इक्वल टू u प्लस 80, उसकी वैल्यू यहां पर पुट कर दी। ठीक है, टू मेक इट इंडिपेंडेंट ऑफ v को मैंने v की यहां पर वैल्यू पुट कर दी इस तरह से, मैंने v की वैल्यू पुट कर दिया इस तरह से। ठीक है, क्योंकि टू प्रूफ के अंदर मैं देख सकता हूं कि मेरा वेलोसिटी नहीं निकल के आता, और यहां पर s इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इनिशियल वेलोसिटी आ रहा है, तो यहां पर मैंने वेलोसिटी के रिलेशन की हेल्प के साथ यहां तक पहुंचा हूं। ठीक है, चेक कर लो एक बार। ठीक है, अब हम क्या लेके चल सकते हैं, इनिशियली व्हेन t इज इक्वल टू 0 निकल के आ रहा है, जब t इज 0 है तो वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, u निकल के आ रही है। वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, u निकल के आ रही है। और डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ रही है, s भी 0 निकल के आ रहा है। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, यहां पे वेलोसिटी तो कांस्टेंट हम मान के चलेंगे, इनिशियल वेलोसिटी तो कांस्टेंट ही होगी, तो अगर टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आएगी, 0। अगर टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ रही है, s। इनिशियल लिमिट्स मैंने पहले ही मान ली। अगर टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट भी 0, अगर टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट s। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स विद इन लिमिट्स, इंटीग्रेटिंग both sides within limits, ठीक है, तो मेरे पास क्या निकल के आ रहा है। ठीक है, ये वाली मैं ब्रैकेट ओपन कर रहा हूं, 0 to s ds, 0 to t, u तो कांस्टेंट है dt, प्लस ए भी मेरा यहां पर कांस्टेंट आ रहा है, इंडिपेंडेंट है, तो सिर्फ वेरिएबल टर्म्स यहां पे dt निकल के आ रही है। dt ने डिसाइड किया वेरिएबल टर्म्स कौन सी होंगी। ठीक है, dt डिसाइड करेगा वेरिएबल टर्म्स कौन सी होंगी, तो t वाली टर्म्स वेरिएबल निकल के आ रही है। ठीक है, तो ds का इंटीग्रेट मेरे पास क्या निकल के आया, s, u, टाइम का dt का इंटीग्रेट t, और t का इंटीग्रेट, अब t के इंटीग्रेशन आपको पता होनी चाहिए, t स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, इस तरह से। अब इंटीग्रेशन मैंने सिखाया आपको, इंटीग्रेशन क्या होता था, अगर t का इंटीग्रेट कर रहे हो आप तो क्या होता है, फाइन जो पावर निकल के आ रही है उसके अंदर 1 ऐड कर देना, तो नई पावर के साथ डिवाइड करो। ठीक है, अब क्या करोगे, लिमिट्स पुट करोगे, अपर लिमिट और लोअर लिमिट, तो अपर माइनस लोअर, यहां पर भी अपर माइनस लोअर, यहां पर भी अपर माइनस लोअर। चेक कर लो एक बार सारा इंटीग्रेट करके, अपर माइनस लोअर, हर एक वेरिएबल टर्म की मैंने अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर, तो मेरे पास क्या निकल गया, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। तो इस तरह से सॉल्व किया, चेक करो। ठीक है, तो मैंने यहां पर क्या किया, पहले चेक किया डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी का कोई ना कोई रिलेशन निकल के आएगा, तो डिस्प्लेसमेंट होता है v इज इक्वल टू ds अपॉन dt। अब मैंने चेक किया कि फाइनल वेलोसिटी के तो आ ही नहीं रही, ऐसे ही ut प्लस हाफ at स्क्वायर में, अगर फाइनल वेलोसिटी नहीं आ रही तो मैंने फाइनल वेलोसिटी v का रिलेशन पीछे ड्राइव किया था, उसकी वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, जब टाइम 0 था तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान के चल रहा हूं, 0। जब टाइम t हुआ तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान के चल रहा हूं, x s। तो विद इन लिमिट्स हमने इंटीग्रेट कर दिया, और जब इंटीग्रेट किया तो मेरे पास वेरिएबल टर्म
लेफ्ट हैंड साइड में आ रही है ds, मतलब s वाली टर्म वेरिएबल आ रही है, राइट हैंड साइड में आ रही है t, राइट हैंड साइड में आ रही है t, तो वहां पर इंटीग्रेशन कर दिया, आपके सामने है, ब्रैकेट ओपन कर दिया। चेक कर लो, अगर कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो पूछो, ठीक है। अब इस सारी कैलकुलेशन के बीच में याद रखिएगा u मेरा कांस्टेंट होता है, u इज ऑलवेज कांस्टेंट, इनिशियल लिमिट हमेशा कांस्टेंट होती है, ठीक है, वो चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, तो लास्ट इक्वेशन की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब लास्ट इक्वेशन जो मेरी निकल के आ रही है दैट इज v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, ठीक है। अब चेक करो, दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम आ रहा है, टाइम के साथ तो डिपेंडेंट ही नहीं है। अगर ये इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम है, ठीक है, तो मैंने क्या किया, a इज इक्वल टू dv अपॉन dt निकाला। अब ये स्टेप मैंने आपको पहले समझाया हुआ, क्या किया, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम करने के लिए ds के साथ ही डिवाइड कर दिया, ds के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। इसे इस तरह से लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो मैंने ये समझाया आपको पहले, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ds अपॉन dt क्या निकल के आता है, ds अपॉन dt होता है v, तो ये बन जाएगा v dv अपॉन ds, v dv अपॉन ds। ठीक है, अब जो ये नया इक्वेशन निकल के आ रही है एक्सेलेरेशन की, दिस इज ट्रू इन एवरी केस, ये हर केस में ट्रू होता है, ए चाहे वेरिएबल हो, ए चाहे कांस्टेंट हो। और बच्चा ये वाली फॉर्म याद ही नहीं रखता, जो a इज इक्वल टू dv अपॉन dt निकल के आ रही है ना, वो सिर्फ तब कांस्टेंट होती है, तब एप्लीकेबल होती है जब एक्सेलेरेशन कांस्टेंट हो, ठीक है। ये वाली चीज तब एप्लीकेबल है जब एक्सेलेरेशन इज कांस्टेंट। अगर एक्सेलेरेशन कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, एक्सेलेरेशन वेरिएबल निकल के आ रही है, ठीक है, तो a इज इक्वल टू होता है v dv अपॉन ds, बट दिस इज ट्रू फॉर एवरी केस। अगर कांस्टेंट आ रही है तब भी लगा दो, अगर वेरिएबल आ रही है तब भी लगा दो, ये हमेशा एप्लीकेबल होता है, ये वेरिएबल में एप्लीकेबल नहीं होता। ये बात नोट करके साइड में लिख लो, दिस इज ट्रू इन एवरी केस। इसे याद रखना है कंपटीशन के लिए, कंपटीशन में ऐसा बड़ा कुछ आएगा जहां पर ये वैल्यू याद रखना है, नोट करो इस बात को। ठीक है, अब ध्यान से समझिए। अब देखा क्या हमने इसके अंदर देखा कि दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो मैंने एक्सेलेरेशन को लिख लिया dv अपॉन dt। बाद में मैं क्या देख रहा हूं, एक्सेलेरेशन को s की टर्म में अंदर भी बताना है, क्योंकि 2as आ रहा है, तो मैंने s की टर्म में लाने के लिए ds के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया, ds के साथ ही डिवाइड कर दिया, सो दैट इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम निकल के आए, टाइम को एलिमिनेट करने के लिए, ठीक है, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बनाने के लिए ds के साथ ही मल्टीप्लाई, ts के साथ ही डिवाइड, तो ds अपॉन dt बन जाएगा v, नीचे बच गया dv अपॉन ds। अब याद रख लो न्यूमेरिकल्स के लिए, कभी कभी कंपटीशन के न्यूमेरिकल्स के लिए ये वैल्यू याद रख लो, बड़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब इसकी हेल्प के साथ मैं आगे फर्दर डेरिवेशन कर रहा हूं, इसकी हेल्प के साथ मैं फर्दर आगे डेरिवेशन कर रहा हूं, कैसे कर रहा हूं डेरिवेशन देखते जाए, ठीक है। तो मेरे पास a इज इक्वल टू आ रहा है v dv अपॉन ds, ठीक है। तो क्या किया, v dv इधर आ गया, a ds इधर आ गया। अब वेरिएबल टर्म्स क्या आ रही हैं, वेलोसिटी dv एंड ds वेरिएबल टर्म्स, तो वेरिएबल टर्म्स है, तो मैंने क्या लिया, अगर ये वेरिएबल टर्म्स हैं
तो मैंने क्या माना, जब वेलोसिटी व्हेन वेलोसिटी इज इक्वल टू u है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट क्या निकल के आ रही है, डिस्प्लेसमेंट दैट इज s, वो क्या मान के चलूंगा 0। व्हेन वेलोसिटी इज v, तो डिस्प्लेसमेंट क्या मान के चल रहा हूं, इज इक्वल टू s। तो ये मेरी लोअर एंड अपर लिमिट, इनिशियल लिमिट्स आ गई, ये मेरी लिमिट्स निकल के आ रही हैं। अगर इनिशियल वेलोसिटी u मानूंगा तो इनिशियली डिस्प्लेसमेंट 0 है, अगर फाइनल वेलोसिटी v मानूंगा तो डिस्प्लेसमेंट s निकल के आ रही है। टाइम के साथ तो है ही नहीं डिपेंडेंट ऑफ, ये तो मैंने इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बना दिया। सो याद रख लो, जब भी एक्सेलरेशन को इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम बनाना है तो ds के साथ डिवाइड मल्टीप्लाई करना, ठीक है, यहां तक नोट कर लिया। तो आगे बढ़ाओ, तो फर्दर इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, अगर इंटीग्रेशन की तो v dv uv a 0 to s ds, वेरिएबल टर्म्स का इंटीग्रेट करना बस। तो यहां पर अगर आपको याद हो x रेज़ टू पावर n का इंटीग्रेट वो होता है x रेज़ टू पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, ठीक है। यहां पर n की जगह क्या निकल के आ रहा है, 1 आ रहा है, x की जगह क्या आ रहा है, v आ रहा है, तो मैंने यहां पर वैल्यू पुट कर दी, तो v स्क्वायर अपॉन 2। अगर इंटीग्रेशन में दिक्कत है तो इंटीग्रेशन वाला एक बार लेक्चर दोबारा देखो, ds का इंटीग्रेट ये इस तरह से निकलेगा। चेक करो, अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कर दूंगा, तो क्या निकल के आ रहा है 1/2। तो दूसरी साइड चाहे चलो बाद में देखते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 2 उधर चला गया, b स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। तो यहां से मेरा रिजल्ट, यहां से मेरा ये रिजल्ट चेक कर लो। तो आप याद रखने वाली बातें छोटी छोटी हैं, उन्हें याद रखो, तो आपको ये वाला मेथड तंग नहीं करने वाला, ये मेथड बिल्कुल तंग नहीं करेगा। ठीक है, कई बार सारा रिवाइज करते हैं। मेरे पास इक्वेशंस ऑफ मोशन आ रही है, v इज इक्वल टू u प्लस 80, s इज इक्वल टू u प्लस हाफ 80 स्क्वायर, as इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहली इक्वेशन अगर डिराइव करनी है, ठीक है, तो मैंने क्या दिया, v इज इक्वल टू u प्लस 80, मैंने यहाँ पर एक्सेलरेशन की वैल्यू dv अपॉन dt मतलब वेलोसिटी और टाइम की टर्म्स में निकाला। याद रखिएगा, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होती है तभी ये फॉर्मूला लगता है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इनकी इंटीग्रेशन की, यहां पर इंटीग्रेशन की विद इन लिमिट्स, तो मेरे पास फाइनल आंसर निकल के आया v इज इक्वल टू u प्लस a। सिमिलरली यहां पर s इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर आ रहा है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ फाइनल वेलोसिटी। अब वेलोसिटी का रिलेशन ds अपॉन dt होता है, तो ये मेरी v निकल के आ रहा है, तो v की वैल्यू जो मैंने पीछे निकाली है वो वैल्यू पुट कर दी, ठीक है। फिर से लिमिट्स लगाई, जब टाइम 0 है तो डिस्प्लेसमेंट 0 होगी, टाइम t है तो डिस्प्लेसमेंट s होगी, तो इंटीग्रेट किया विद इन लिमिट्स, तो मेरे पास ये निकल के आ गया, सारा सॉल्व कर, ठीक है, ये निकल के आ गया। देन फर्दर v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as, पर ये इक्वेशन को देखते ही मुझे समझ में आ गया था कि इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, तो मैंने a इज इक्वल टू dv अपॉन dt किया। इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम करने के लिए ds के साथ ही मल्टीप्लाई और ds के साथ ही डिवाइड किया, तो यहाँ पर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला निकल के आ रहा है a इज इक्वल टू v ds dv अपॉन ds। अब याद रखिएगा, जो ये रिजल्ट निकल के आ रहा है एक्सेलरेशन का, दिस इज ट्रू इन एवरी केस। अगर a कांस्टेंट तब भी ट्रू होगा, a अगर वेरिएबल है तब भी ट्रू होगा, ठीक है।
तो ये आपको न्यूमेरिकल्स के लिए याद रखना है कि कभी कभार कंपटीशन में कभी यूज होगा। तो यहां से फिर से मैंने वैल्यूज पुट की, तो वैल्यूज पुट करके मेरे पास ये चीज निकल के आ रहा है a इज इक्वल टू v dv अपॉन ds। तो हमने यहाँ पर विद इन लिमिट्स इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करके मेरा सीधा सीधा आंसर निकल गया। तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय कैलकुलस मेथड। दिस इज नोन एज कैलकुलस मेथड। ठीक है, दिस इज नोन एज कैलकुलस मेथड। ठीक है जी, चलिए आज के लिए इतना ही। कल फिर से मिलते हैं दोबारा कुछ न्यूमेरिकल्स के साथ, कुछ नए पोर्शन के साथ। तो काइनेमेटिक्स एक बार देखते जाइए, जितना भी रिवाइज किया हमने, जितना भी किया अभी तक उसे रिवाइज करिएगा। न्यूमेरिकल्स जहां से भी मिले, जोन सी मर्जी रेफरेंस में से मिले, उसे देखिएगा, सॉल्व करिएगा, प्रैक्टिस करिएगा। प्रैक्टिस से के साथ ही आपका फायदा होना है, मेरी प्रैक्टिस के साथ कुछ नहीं होना। मेरी प्रैक्टिस ने मेरी प्रैक्टिस बनना है, आपकी प्रैक्टिस ने आपकी प्रैक्टिस बनना है। परफेक्शन हम दोनों की अपनी अपनी प्रैक्टिस के साथ ही निकल जाए। चलिए आज का सेशन यहीं पे, एक छोटा सा सेशन था। कल दोबारा मिलते हैं। अच्छा, कल मॉर्निंग का टाइम है।